Assalamualaikum students, welcome back to my YouTube channel. Let me make it clear to you that today we are going to study 8th class history, and I have already given you one lecture of the same lesson. The lesson was ruling the countryside, and the topic was what were the methods which were devised by the East India Company to get revenue or to collect revenue from the Indian peasants or Indian cultures or the Indian people, and we discussed various methods. Let me remind you those methods firstly, and then we will proceed further, or we will start today's topic. Let us see what we have discussed in that lecture. Methods which were devised by the East India Company to collect revenue from the East India Company. Yes, first one was permanent settlement. Second was Malwari system. And the third one was we discussed three methods which were devised by the East India Company to collect revenue from the Indian people. What were the methods? First one was permanent settlement, okay, and the second one was Malwari system, and the third one was Rohitwari system. And at last, I also have told you that they also forced Indian cultivators to grow only those crops which were having great demand in Europe. But here we will discuss only one crop which is the most important topic of your this lesson. That was the cultivation of indigo. So let us start today's topic, that is cultivation of indigo. Okay. कल्टिवेशन ऑफ इंडिगो. देखो, मैं आपको पहले क्लियर करता हूं कि इंडिगो क्या है. व्हाट इज इंडिगो? ओके, इंडिगो पहले था क्या? ये एक प्लांट है, ठीक है ना, जिसकी काश्त की जाती थी किस चीज के लिए? फॉर इट्स लीव्स. इसकी काश्त की जाती थी इसके पत्तों के लिए, क्योंकि इन पत्तों से क्या निकलता था? जब इनको प्रोसेस किया जाता था उनसे ब्लू कलर पाउडर निकाला जाता था. ब्लू कलर पाउडर. ये ब्लू कलर पाउडर जो इससे निकलता था, इससे क्या किया जाता था? इससे जो यूरोपियन क्लोथ वेयर्स थे, मतलब जो यूरोप के लोग थे जो कपड़ा बनाने का काम करते थे, दे वर यूजिंग दिस ब्लू कलर पाउडर टू डाई द क्लोथ्स. अब समझ आ गया ना इंडिगो क्या था? ये एक प्लांट था, ठीक है ना, ये प्लांट था जिसको किस चीज के लिए कल्टीवेट किया जाता था? इसको कल्टीवेट किया जाता था फॉर इट्स लीव्स, इसके पत्तों के लिए. क्यों? क्योंकि इन पत्तों को जब प्रोसेस किया जाता था तो इनसे क्या निकलता था? इनसे ब्लू कलर पाउडर निकलता था, और इस ब्लू कलर पाउडर को क्या करते थे यूरोपियन कंट्रीज के जो क्लोथ वेयर्स थे, दे वर यूजिंग इट टू डाई द क्लोथ्स. अब क्लियर हो गया? ये बिल्कुल ये क्या था? एक प्लांट था, ठीक है. अब क्यों ये इंडिया में ग्रो किया जा रहा था? देखो, इसका पहला पॉइंट, इट वॉज हैविंग ग्रेट डिमांड इन यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है. इट वॉज हैविंग ग्रेट डिमांड यूरोपियन कंट्रीज, मतलब ये कि जो यूरोपियन कंटिनेंट में जो भी कंट्रीज थी वहां पे इसकी बहुत ज्यादा डिमांड थी. किसकी? इंडिगो की. फर्स्ट पॉइंट, इट वॉज हैविंग great demand in European, मतलब यूरोप एक कंटिनेंट है, उस कंटिनेंट के अंदर जितनी भी कंट्री थी, जितने भी ममालिक थे, वहां पे इंडिगो की जबरदस्त डिमांड थी. क्योंकि ये इस कलर से जब डाई दिया जाता था तो वो बहुत ही जबरदस्त डाई माना जाता था. इट वॉज ऑफ हाई क्वालिटी, ठीक है. तो इसी वजह से इसकी बहुत ज्यादा डिमांड थी. अब यहाँ पे एक सवाल आता है जहन में, अगर इसकी डिमांड बहुत ज्यादा थी यूरोपियन कंट्रीज में, तो यूरोप वाले इस प्लांट को वहां पे क्यों ग्रो नहीं करते थे? सीधी सी बात है, अगर किसी चीज की बहुत ज्यादा डिमांड है किसी कंट्री में, तो वो ममालिक वहां अपने मुल्क में इसकी पैदावार क्यों नहीं करते हैं? अब मैं इसका रीजन बताता हूँ वो क्यों नहीं कर रहे थे. देखो, तो इसकी ग्रोथ के लिए क्या चाहिए था?
इसकी ग्रोथ के लिए ट्रॉपिकल रीजन जो होते हैं, मतलब जहाँ पे थ्रू आउट द ईयर क्या होता है, वार्म टेम्परेचर। थ्रू आउट द ईयर क्या होना चाहिए, वार्म टेम्परेचर। पहली कंडीशन मैंने बताई क्योंकि ये यूरोपियन कंट्रीज में जबरदस्त डिमांड थी इसकी, ठीक है ना। दूसरा क्या था, अब अगर इसकी डिमांड यूरोप में बहुत ज्यादा थी तो फिर वो लोग क्यों इसको क्या कल्टिवेट वहां पे नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जो यूरोपियन कंट्रीज है वहां पे जो टेम्परेचर रहता है दैट इज टेम्परेट। वहां पे थ्रू आउट द ईयर क्या होता है, दरमियानी दर्जे की दर्ज हरारत रहती है। लेकिन जो ये था ना इंडिगो प्लांट था, इसकी ग्रोथ के लिए एक ऐसा एनवायरमेंट होना चाहिए था या कैसा क्लाइमेट होना चाहिए था जहाँ पे वार्म टेम्परेचर रहे, गर्म मौसम रहे तकरीबन थ्रू आउट द ईयर। और ये कहाँ पे था, यह इंडिया में था, क्योंकि यहाँ पे वार्म टेम्परेचर होता है थ्रू आउट द ईयर, ठीक है ना, क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन आता है। हो गई दूसरी बात, इसलिए यूरोपियन कंट्रीज उसको प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे। तीसरी बात अब क्योंकि अगर हम वार्म टेम्परेचर की बात करें या ट्रॉपिकल क्लाइमेट की बात करें तो वो इंडिया में ही नहीं थी, बाकी जगहों पे। तो फिर बाकी जगह पे वो क्यों नहीं गए, वो क्यों इंडिया ही आ गए इसकी कल्टीवेशन के लिए, नहीं। इससे अलावा जो बाकी ट्रॉपिकल एरियाज थे वहां पे भी इसकी कल्टीवेशन हो रही थी। मैं एक जगह की मिसाल आपको देता हूँ। कैरेबियन आइलैंड जो थे वो उस वक्त फ्रेंच के कब्जे में था, फ्रांस के कब्जे में था, ठीक है ना। जो कैरेबियन आइलैंड्स थे वो फ्रांस के कब्जे में थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्या था, वार्म टेम्परेचर रहता था थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्रांस वाले थे वो वहाँ पे प्लांटर्स को बेचे थे। वो क्या करते थे, जो प्लांटर्स होते थे, प्लांटर्स कौन लोग होते थे, प्लांटर्स वो लोग होते थे जिनको हम ठेकेदार कह सकते हैं। ये वो लोग थे जो इन्वेस्ट करते थे किसकी ग्रोथ के लिए, इंडिगो की कल्टीवेशन के लिए वो इन्वेस्ट करते थे, पैसा लगा देते, ठीक है ना, और इसके ठेकेदार बन जाते थे। फिर इसको खरीद के कहाँ पे बेचते थे, यूरोपियन कंट्रीज को, ठीक है। तो प्लांटर जो थे वो क्या करते थे, अफ्रीकन स्लेव्स को लाते थे। किनको, अफ्रीकन स्लेव्स को लाते थे और उनको क्या कराते थे, यहाँ पे फोर्स्ड लेबर कराते थे, ठीक है ना। उनको मजबूर करते थे कि आप क्या ग्रो करिए, यहाँ पे इंडिगो कल्टीवेट करिए, क्या करिए, इंडिगो कल्टीवेट, ठीक है। कौन, प्लांटर जो थे वो लाते थे कि इनको अफ्रीकन स्लेव्स को लाते थे और उनको फोर्स्ड लेबर कराते थे, कहाँ पे, इन द कैरेबियन आइलैंड्स, ठीक है ना। फॉर व्हाट पर्पस, दे वर फोर्स्ड टू ग्रो इंडिगो, ठीक है ना। लेकिन उनको जब फोर्स किया जाता था उनको बहुत ही कम वेजेस दिए जाते थे और बहुत ज्यादा काम उनको करना पड़ता था, जिससे क्या हो गया, जो वो अपना स्लेव्स थे, जो गुलाम थे, वो तंग आ गए, ठीक है ना, क्योंकि उनकी जो कंडीशन थी वो बहुत ही मिजरेबल थी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, तो सीधी सी बात है, जब हम किसी को जुल्म करते हैं तो वो क्या करता है, वो इसके खिलाफ आवाज उठाता है। तो इसी तरह से इन्होंने भी आवाज उठाई, कि उन्होंने आवाज उठाई, जो ये लोग थे, जो ये अफ्रीकन स्लेव्स थे, उन्होंने आवाज उठाई इसके खिलाफ, ठीक है ना। तो ये आंदोलन उन्होंने कब स्टार्ट किया, 1791, दे रिबेलेड अगेंस्ट दीज प्लांटर्स। जो ये ठेकेदार लोग थे उनके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई, उनके खिलाफ उन्होंने बगावत की। किन्होंने, जो ये अफ्रीकन स्लेव्स थे उन्होंने बगावत की, किनके खिलाफ, इन प्लांटर्स के खिलाफ। क्यों, बिकॉज दे वर फोर्सिंग देम, ठीक है ना। तो इसी वजह से इन्होंने 1791 में इनके खिलाफ रिबेल किया, आंदोलन किया। और जिस आंदोलन में उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन फैक्ट्रीज को आग लगा दी किन, जहां पे यह इंडिगो क्या इसकी प्रोसेस की जाती थी। इसके अलावा बहुत सारे प्लांटर जो थे उनको उन्होंने क्या किया, पीटा भी, और बहुत सारे लोगों को वहां पे किल भी किया, मारा भी, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से जो ये फ्रांस वाले थे उन्होंने क्या किया, फिर 1792 में, कब, 1792 में उन्होंने एक कानून पास किया, क्या, हम किसी तरह की भी जो भी स्लेवरी है, गुलामी जो है, उसको हम अबॉलिश करते हैं, खत्म करते हैं। 1792 में उन्होंने क्या किया, अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, है ना।
1792 में उन्होंने क्या किया कि हम क्या करेंगे, हम किसी तरह भी जो भी स्लेवरी है, गुलामी है, उसको हम क्या करते हैं, वो विल अबॉलिश इट, ठीक है ना, हम उसको खत्म करते हैं। इससे क्या हो गया, जो ये इंडिगो कल्टीवेट हो रहा था अभी तक कैरेबियन आइलैंड में, वो क्या हो गया, वो मुकम्मल तौर से क्या हो गया, स्टॉप हो गया। अब जो प्लांटर्स थे उनको बहुत ही फायदा मिल रहा था अभी तक, ठीक है ना, क्योंकि यूरोप में बहुत ज्यादा डिमांड थी इस चीज की, तो बहुत ही कम वेजेस देते थे किनको, मजदूरों को, तो जो भी वहां पे पैदावार निकलती थी तो उससे उसको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचता उन प्लांटर्स को। क्योंकि अब जो यहाँ पे खत्म हो गया है सब कुछ, तो उन्होंने सोचा अब हमें कहीं और जाना होगा, किस चीज के लिए, इंडिगो की कल्टीवेशन के लिए। तो उनकी नजर पड़ी कहाँ पे, तो उन्होंने कहा चलो चलते हैं, कहाँ चलते हैं, इंडिया चलते हैं। तो ये तीसरा रीजन था, ठीक है ना, ये तीसरा रीजन था। कैरेबियन आइलैंड्स में भी इंडिगो की कल्टीवेशन हो रही थी, लेकिन 1791 में जो अफ्रीकन स्लेव्स थे उन्होंने रिवोल्ट किया, उन्होंने रिबेल किया, ठीक है ना, तो वहां पे वो कम्प्लीटली बंद हो गया। तो जो प्लांटर्स थे तो उनकी नजर कहाँ पड़ गई, इंडिया पे, क्योंकि यहाँ पे भी सूटेबल क्लाइमेट था, ठीक है, तो वो सीधा पहुंच गए इंडिया की, चलो हम कहाँ पे करते हैं इंडिगो की कल्टीवेशन, इंडिया में। और इंडिया में भी किस स्टेट में वो पहुंच गई, बंगाल में, जहाँ पे अंग्रेज ने अच्छी तरह से अपना कब्जा जमा लिया था। अब जब वो इंडिया पहुंच गए, कौन, प्लांटर। अब प्लांटर समझ आ गए ना, ये ठेकेदार लोग थे जो अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे, किस चीज के लिए इन्वेस्ट कर रहे थे, इंडिगो की कल्टीवेशन के लिए। क्यों इंडिगो की कल्टीवेशन वो कर रहे थे, क्योंकि जो इंडिगो था इट वाज हैविंग ग्रेट डिमांड इन यूरोपियन कंट्रीज, दैट इज द रीजन दे वर फोर्सिंग द कल्टीवेटर्स टू ग्रो इंडिगो इन देयर फील्ड्स, ठीक है। तो जब वो इंडिया पहुंच गए तो यहाँ पे वो दो तरीकों से, कितने तरीकों से, दो मेथड्स उन्होंने अडॉप्ट किए, जिन तरीकों से वो क्या कर रहे थे, इंडिगो की कास्ट करवा रहे थे। तो हम वो दो मेथड्स पढ़ेंगे। मेथड्स ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन इन इंडिया, कौन से मेथड्स थे, कौन से तरीके थे जो उन्होंने प्लांटर्स ने अडॉप्ट किए इंडिगो कल्टीवेट कराने के लिए इंडिया में, ठीक है ना। तो ये दो तरीके मैं पहले लिखता हूँ, फिर उनको हम एक्सप्लेन भी करेंगे। एक था निज कल्टीवेशन, कितने तरीके थे, आप, दो तरीके, ठीक है। एक था निज कल्टीवेशन, दूसरा था रोहित कल्टीवेशन, ठीक है ना। दो तरीके अडॉप्ट किए, निज कल्टीवेशन एंड रोहित कल्टीवेशन। चलो हम पहले कौन सा पढ़ते हैं, निज कल्टीवेशन क्या था, जो ये वाला था ना, निज कल्टीवेशन। देखो जो निज कल्टीवेशन था, यहाँ पे जो प्लांटर्स थे उनको क्या करना पड़ता था अंडर दिस निज सिस्टम, ठीक है ना। प्लांटर्स को क्या करना पड़ता था, वो या तो जो लैंड होता था, ठीक है ना, उसको बाई करते थे, खरीदना पड़ता था, ठीक है ना। उनको इंडिया में क्या करना पड़ता था, जो जमीन था उसको खरीदना पड़ता था। एक ये बात, अगर वो जमीन खरीदते नहीं फिर क्या करना पड़ता था, इनको कोई लैंड किराया पे लेना पड़ता था, मतलब रेंट दे के कोई लैंड लेना पड़ता था, ठीक है। अगर ना समझ, या वो बाई करते इस लैंड को, बाई लैंड, या क्या करना पड़ता था, दूसरा रेंटेड लैंड, ठीक है। जो प्लांटर्स थे जिस सिस्टम में, उनको या तो बाई करना पड़ता था, लैंड खरीदना पड़ता था, या उनको रेंट पे लैंड लेना पड़ता था। और दोनों तरीकों में उनको क्या करना पड़ता था, यहाँ पे उनको जो वहां पे उनको मजदूर लगाने पड़ रहे थे, ठीक है ना, जो उसकी कास्ट करते, इंडिगो की कास्ट करते, वो भी उनको खुद ही लगाने पड़ते थे। और जो इम्प्लीमेंट्स लगते, मतलब जो टूल्स लगते उसकी कास्ट के लिए, किसकी कास्ट के लिए, इंडिगो की कास्ट के लिए, जो भी उनको टूल्स लगते थे तो वो भी उनको ही अरेंज करने पड़ते थे। ये किस सिस्टम में था, निज सिस्टम में। क्या था, निज कल्टीवेशन में यहाँ पे जो प्लांटर्स थे,
जो ठेकेदार लोग थे उनको लैंड या तो बाई करना पड़ता था या उनको रेंट पे किराए पे लैंड लेना पड़ता था। और जो जब उनको उसकी कल्टीवेशन करनी पड़ती थी तो उसके लिए उनको मजदूर भी खुद ही अरेंज करने पड़ते थे, और जो वहां पे इक्विपमेंट्स लगते थे या टूल्स लगते थे, जो हथियार लगते थे उसकी कल्टीवेशन के लिए, उसका इंतजाम तो उनको खुद ही करना पड़ता था। किनको? प्लांटर्स को। ये था नील सिस्टम, ठीक है। अब जो दूसरा था रोहिती सिस्टम। अब जो रोहिती सिस्टम था, यहाँ पे क्या था? रोहिती सिस्टम में जो ये प्लांटर्स थे ना वो जमीन खरीदते थे ना वो किराए पर लेते थे, ठीक है ना उनको जमीन खरीदना पड़ता था ना उनको किराए पे लेना पड़ता था। फिर क्या यहाँ पे था? वो एक कंट्रैक्ट करते थे, माहिदा करते थे। किनसे? यहाँ रोहित से। रोहित तो आपको पहले ही पता है, रोहित हम किनको कहते हैं? कल्टीवेटर्स को। यहाँ पे क्या करते थे? वो कंट्रैक्ट मीन माहिदा करते हैं, एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है ना, जिसमें दोनों क्या करते हैं? एग्री करते हैं। जिनके दरमियान एग्रीमेंट होता है वो इस पे एग्री होते हैं, वो इसको तस्लीम करते हैं, तब जाके माना जाता है एग्रीमेंट, ठीक है। तो एग्रीमेंट किन से करते थे वो? या तो वो कल्टीवेटर से एग्रीमेंट करते थे या कल्टीवेटर से या किन से? विलेज हेड में। ठीक है। कौन? जो प्लांटर्स थे, जो ठेकेदार लोग थे, वो कंट्रैक्ट करते थे, माहिदा करते थे। किन से करते थे? या कल्टीवेटर्स से, जो जमीन की काश्त करते थे उनसे करते थे, या जो विलेज का हेडमैन होता था, मतलब जो विलेज का मुखिया होता था, उससे कंट्रैक्ट करते। कंट्रैक्ट में क्या लिखा जाता था कि जो कल्टीवेटर से विलेज हेडमैन है उनका जो फर्टाइल लैंड होता था, ठीक है ना, उनका जो फर्टाइल लैंड मतलब जो जमीन जरखेज होती थी उसमें से जो उनकी पूरी लैंड होती थी उसका 25%, मतलब जो उनकी फर्टाइल लैंड होती थी उसमें से जो 25% लैंड थी उस पे उनको क्या करना पड़ता था? उस पे उनको इंडिगो ग्रो करना पड़ता था। क्या करना पड़ता था? 25% ऑफ जो लैंड उनका था उस पे उनको इंडिगो ग्रो कराना पड़ता था। ये कंट्रैक्ट में लिखा जाता था, ठीक है ना, ये माहिदे में लिखा जाता था कि जो भी कल्टीवेटर है, जो भी विलेज हेडमैन क्या इस कंट्रैक्ट को तस्लीम करे, उसको जो उसका फर्टाइल लैंड है उसको उसके 25% जो फर्टाइल लैंड है उस पे क्या उसको किस चीज की काश्त करनी है? इंडिगो की काश्त करनी है, ठीक है ना, इंडिगो उगाना है वहां पे। इसके बदले में क्या करेगा? एक और चीज जो थी, अगर इन कल्टीवेटर्स के पास या विलेज हेडमैन के पास पैसा नहीं होगा किस चीज के लिए? इंडिगो की काश्त कराने के लिए, तो वो क्या करेंगे? जो प्लांटर्स है वो उनको लोन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना, लोन प्रोवाइड करेंगे। लोन का मतलब क्या है? इनको पैसा दिया जाता है लेकिन ये पैसा इनको वापस करना है विथ इंटरेस्ट, सूद समेत, ठीक है ना। ये पैसा इनको वापस करना है, किनको? कल्टीवेटर्स को ये पैसा वापस देना है, किनको? प्लांटर्स को, बट विथ इंटरेस्ट है। इसमें इनको क्या देना है? वापस विथ इंटरेस्ट, सूद भी उसको वापस करना है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया। लेकिन ये जो कल्टीवेटर्स थे या जो विलेज हेडमैन थे खुद नहीं चाहते थे कि ये कंट्रैक्ट करे, क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे कि हम इंडिगो की काश्त करें, लेकिन दे वर फोर्स्ड, ठीक है ना, उनको मजबूर किया जाता था कि आप ये कंट्रैक्ट साइन कीजिए, ठीक है। तो कंट्रैक्ट में क्या था? आप जो रोहितवारी सिस्टम था इसके कंट्रैक्ट में क्या था? मतलब जो कल्टीवेटर्स है या विलेज हेडमैन है वो ही कंट्रैक्ट साइन करते हैं कि हमारा जो जमीन है, जो फर्टाइल लैंड है, उसका जो 25% जो शेयर है उस पे हम क्या करेंगे? किस चीज की ग्रोथ कराएंगे? इंडिगो की प्लांट की हम कल्टीवेशन करेंगे। और अगर किसी रोहित के पास या किसी विलेज हेडमैन के पास क्या नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है कल्टीवेशन इंडिगो के लिए, तो हम क्या करेंगे? वी विल प्रोवाइड देम लोन्स। ये कौन कह रहे हैं? प्लांटर्स। वी विल प्रोवाइड देम लोन्स, हम उनको लोन देंगे लेकिन उनको ये पैसा बैक करना है, वापस देना है विथ इंटरेस्ट, ठीक है। ये था कौन सा सिस्टम? रोहिती सिस्टम, ठीक है ना, ये था रोहिती सिस्टम। समझ आ गया यहाँ तक? ओके, तो दो तरीके which were adopted by the planters who were willing that indigo should be grown in India, ठीक है। अब देखो इस सिस्टम की प्रॉब्लम्स क्या थी। इस सिस्टम की कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से क्या हो गया, जो कल्टीवेटर्स थे, ठीक है, या जो विलेज हेडमैन थे वो सेटिस्फाइड नहीं थे इस चीज से। वो प्रॉब्लम हम पहले पढ़ते हैं, ठीक है।
प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन, जो इंडिगो कल्टीवेट किया जाता था इसकी प्रॉब्लम्स क्या थी, मतलब क्यों जो कल्टीवेटर थे दे वर रिलुक्टेंट, वो नहीं चाहते थे कि हम क्या करें, हम इंडिगो की काश्त करें। देखो मैं पहली प्रॉब्लम को बताता हूँ। देखो 3 प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे लिखी, इसके अलावा बहुत सी प्रॉब्लम थी, लेकिन जो मेन 3 प्रॉब्लम थी जिनकी वजह से जो कल्टीवेटर्स थे उन्होंने आगे जाके क्या किया, इसके खिलाफ आवाज उठाई, रिवोल्ट किया, ठीक है ना। तो हम 3 पहले पढ़ते हैं। पहला पॉइंट जो था, इट वॉज नॉट बेनिफिशियल फॉर द कल्टीवेटर्स, ठीक है। जो ये सिस्टम था, जो इंडिगो कल्टीवेशन था, ठीक है ना, ये किसी भी तरीके से कल्टीवेटर के लिए फायदेमंद नहीं था। अब मैं समझाता हूँ क्यों फायदेमंद नहीं था, ठीक है। जो ये कल्टीवेटर थे जो इसकी काश्त करते थे, किस चीज की काश्त करते थे, इंडिगो प्लांट की जब वो काश्त करते थे, लेकिन जब वो बेचते थे उनको बहुत ही कम पैसा दिया जाता था, ठीक है ना। जब वो मार्केट में इसको बेचते, क्योंकि उन्होंने पहले कॉन्ट्रैक्ट किया होता था किसी भी ठेकेदार से, तो वो ठेकेदार उनको क्या करता था, वो प्लांट उनको क्या करता था, बहुत ही कम पैसा देता था, बहुत ही लो प्राइस देता था, लो प्राइस, ठीक है ना। और ये प्लांट अगर जब उनसे लो प्राइस में खरीद के जब इसको यूरोपियन कंट्रीज में बेचते थे तो उनको इससे 4 गुना ज्यादा नफा मिलता था। कितना मिलता था, 4 गुना नफा ज्यादा मिलता। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई 10 रुपए में खरीदता था, अगर कोई प्लांटर किसी कल्टीवेटर से 10 रुपए में खरीदता था, तो उसको कितना मिलता था यूरोपियन कंट्रीज में, 4 टाइम्स ग्रेटर है ना, तो मतलब 40 मिलता था उसको। कितना मिलता था, इसका मतलब ये हुआ जो कल्टीवेटर्स थे तो उनको कुछ भी नहीं मिल रहा था। जो भी फायदा यहाँ पे पहुंचता था वो किनको पहुंचता था, आपको आप समझ आया होगा, वो किनको मिलता था, प्लांटर्स को, ठेकेदार को। हाँ, तो यही मैंने पहला पॉइंट कहा कि कल्टीवेटर्स के लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं था। इट वॉज नॉट बेनिफिशियल फॉर द कल्टीवेटर्स एज दे वर गेटिंग मीगर वेजेस, ठीक है ना, उनको बहुत ही कम मिल रहा था। इसका प्राइस किसका, इसका इंडिगो का, ठीक है। हो गया पहला पॉइंट कर लिया। अब दूसरा, soil loses fertility because of indigo cultivation। मैंने पहले ही कहा कि इंडिगो की काश्त किस लैंड में होती थी, जो लैंड फर्टाइल होती थी, जो जमीन जरखेज होती थी, ठीक है ना, उसी में इसकी काश्त की जा सकती थी, किसकी, इंडिगो प्लांट की, ठीक है ना। अगर लैंड फर्टाइल नहीं होती तो इसकी काश्त नहीं की जाती थी, ठीक है ना। तो इससे क्या होता था, जिस भी फर्टाइल लैंड में इंडिगो की काश्त होती थी तो वो लैंड क्या होता था, वो बंजर बन जाता था, या उसमें फर्टिलिटी नहीं रहती थी, वो जरखेज नहीं रहता था। क्यों, इसकी वजह थी, अगर एक प्लांट है, इंडिगो प्लांट, ठीक है ना, इंडिगो प्लांट है, तो इसके जो रूट्स थे, इसकी जो जड़ें थी, ठीक है ना, वो बहुत ही डीप जाती थी जमीन में, ठीक है ना, वो बहुत ही डीप होती थी, वो बहुत ही गहरी होती थी जमीन में, जिससे लैंड की फर्टिलिटी जो थी वो कम हो जाती थी और खत्म हो जाती थी। लैंड फर्टाइल नहीं रहता था क्योंकि इसके जो रूट्स थे इंडिगो प्लांट के, दे वर गोइंग डीप इनटू द अर्थ, ठीक है ना। इससे क्या होता था, इससे जो जमीन था दैट वाज नॉट रिमेनिंग फर्टाइल एनी मोर। और जिस लैंड पे इंडिगो की कल्टीवेशन एक बार होती थी तो आप उस पे फिर राइस की कल्टीवेशन या वीट की कल्टीवेशन नहीं कर सकते थे। क्यों, क्योंकि वो उतना फर्टाइल नहीं रहता था कि आप उस पे चाहे अगर आप उस पे ना राइस की कल्टीवेशन आप कर सकते थे, ना आप उस पे वीट की कल्टीवेशन कर सकते थे, क्योंकि उसकी फर्टिलिटी नहीं रहती थी। ये दूसरा पॉइंट था, ठीक है। तीसरा, मैंने कहा
जो रोहिती सिस्टम था वहां पे क्या करते थे, प्लांटर जो थे वो क्या करते थे, लोन प्रोवाइड करते थे किनको, कल्टीवेटर्स को, उसकी कास्ट करने के लिए, ठीक है ना। लेकिन उसके बदले में उनको क्या करना पड़ता था, एक तो वो पैसा वापस देना पड़ता था, ठीक है ना, लेकिन विथ इंटरेस्ट, सूद समेत। तो इनसे क्या हो गया, ये कल्टीवेटर बेचारे जो थे वो कभी भी ये बेचारे ये लोन वापस नहीं भर पा रहे थे, ठीक है ना। ये कल्टीवेटर जो थे ये लोन वापस नहीं पे कर पा रहे थे, जिसकी वजह से वो किस जाल में फंस गए, एक नेवर एंडिंग लोन प्रोसेस में, ठीक है ना। Cultivators got trapped into never ending process of loan, ठीक है ना। वो किस में फंस गए, उस लोन प्रोसेस में फंस गए जो कभी खत्म ही नहीं हो रहा था बेचारे। उनके पास ना पैसा होता था कि वो ये लोन वापस कर पाते, ठीक है ना। एक तो उनको प्लांटर्स का अपना पैसा वापस देना पड़ता था, दूसरा ये था कि उनको उसका सूद भी, उसके उनका इंटरेस्ट भी वापस देना पड़ता था, तो जो वो बेचारे कभी भी पे नहीं कर पा रहे थे। तो ये जो प्रॉब्लम थी इसकी इंडिगो कल्टीवेशन की, ठीक है ना, इससे जो कल्टीवेटर्स थे जो जमीन की काश्त करते थे, तो वो क्या हो गए, इससे वो तंग आ गए इससे, ठीक है ना। वो क्या हो गए, इससे तंग आ गए। जब इंसान किसी चीज से तंग आ जाता है तो वो क्या करता है, इस चीज के खिलाफ आवाज उठाता है, सीधी सी बात है, ठीक है ना। जब कोई इंसान किसी चीज से तंग आ जाता है तो वो इसके खिलाफ क्या करता है, वो आवाज उठाता है इसके खिलाफ, जो जुल्म उस पर होता है वो उस जुल्म के खिलाफ क्या उठाता है, आवाज उठाता है, ठीक है ना। तो यही यहाँ पे भी हुआ, जो कल्टिवेटर्स थे तो उन्होंने क्या किया, दे रिबेल्ड, तो उन्होंने क्या की, तो उन्होंने बगावत की। किस चीज के खिलाफ बगावत की, इस जो ये सिस्टम था, इंडिगो कल्टीवेशन का जो सिस्टम था, इसके खिलाफ उन्होंने क्या की, बगावत की, ठीक है। तो वो बगावत कब हुई, ये मैं यहाँ पे डेट लिखता हूँ, 1859 में। कब, 1859 में रिवोल्ट करते हैं, रिबेल करते हैं वो अगेंस्ट व्हाट, अगेंस्ट दीज प्लांटर्स। इन प्लांटर्स के खिलाफ वो क्या करते हैं, रिवोल्ट करते हैं, ठीक है ना। तो इस रिवोल्ट का नाम जो रखा गया, दैट वाज ब्लू रिबिलियन। क्या था वो, दैट वाज ब्लू रिबिलियन, ठीक है ना। जो ये ब्लू रिबिलियन है ये हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में डेफिनेटली पढ़ेंगे कि ब्लू रिबिलियन क्या था, इसको ब्लू रिबिलियन क्यों कहा जाता था। ये मैंने कहा ये वजह क्या थी, रीजन क्या था, ये क्यों उन्होंने किया, क्योंकि ये प्रॉब्लम हुई, ठीक है ना। Cultivators को they were facing these problems due to which they rebelled against what, against these planters, because they were facing these problems. What were the problems, they were not getting what they deserve, ठीक है ना। जो cultivators थे उनको वो नहीं मिल रहा था जो वो डिजर्व कर रहे थे, क्योंकि हार्ड वर्क वो कर रहे थे, ठीक है ना। जमीन भी उनका था, वो उन्हीं की जमीन खराब होती थी, ठीक है ना, फिर भी उनको वो नहीं मिल रहा था जो उनको मिलना चाहिए था। वो किनको मिल रहा था, प्लांटर्स को, ठीक है ना। तो डेफिनेटली उनको रिवोल्ट करना ही था। और उनकी जो सोइल थी, जो लैंड उनका था, वो क्या होता था, खराब होता था। उस पे आप फिर वो ना किसकी कास्ट कर सकते थे, ना उस पे राइस की कास्ट कर सकते थे, ना व्हीट की कास्ट कर सकते। तो दैट वाज द सेकंड रीजन, ठीक है ना। एंड द थर्ड, व्हाट वाज द थर्ड रीजन, थर्ड रीजन वाज जो वो लोन्स प्रोवाइड करते थे, कौन, जो प्लांटर्स है, दे वर गिविंग लोन्स टू द कल्टीवेटर्स who are not having money to cultivate the इंडिगो, ठीक है ना। लेकिन ये लोन उनको वापस देना पड़ता था विद इंटरेस्ट, तो ये बेचारे नहीं दे पा रहे थे, जिसकी वजह से किस में ट्रैप हो गए, ये किस जाल में फंस गए, एक ऐसे लोन प्रोसेस में जो वो कभी वापस नहीं कर पा रहे थे। तो ये आज हमारा टॉपिक था। बिफोर कंक्लूडिंग तो हम क्या करते हैं, हम रिकैपिचुलेट करते हैं कि हमने क्या पढ़ा था आज, ठीक है ना। तो मैंने क्या पढ़ा है मैंने आज, आज हमने पढ़ा कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो, ठीक है ना। इंडिगो प्लांट की कल्टीवेशन हो रही थी। इंडिगो को मैंने आपको क्लियर करते कि इंडिगो क्या होता था, एक प्लांट है, ठीक है ना, जिसको कल्टीवेट किया जाता था किस चीज के लिए, उसके पत्तों के लिए, फॉर इट्स लीव्स, क्योंकि इन लीव्स से ब्लू कलर की पाउडर निकलती थी, विच वाज देन यूज्ड बाय द यूरोपियन क्लॉथ वीवर्स टू डाई देयर क्लॉथ्स, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे होता था। पहले कहाँ पे किया जाता था, जो ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं जहाँ पे थ्रू आउट द ईयर क्या होता है, मौसम गर्म रहता है, तो मोस्टली वहीं पे इसको कल्टीवेशन होती है। मैं यहाँ पे एग्जांपल एक देता हूँ, हम यहाँ पे बनानास खाते हैं, हम यहाँ पे संतरे खाते हैं, ठीक है ना, लेकिन ये दरख्त हम यहाँ पे नहीं ग्रो कर पाएंगे, क्योंकि बिकॉज हेयर क्लाइमेट इज टोटली अपोजिट ऑफ देम, ठीक है ना। यहाँ पे जो क्लाइमेट है, क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो बिल्कुल इसके खिलाफ है, तो हम यहाँ पे इसकी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। इस तरह से हम यहाँ पे किन प्लांट्स की ग्रोथ करते हैं, एप्पल ट्रीज की, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट सूटेबल है उनके लिए, वॉलनट ट्रीज, ठीक है ना।
तो यही चीज यहाँ पे थी। जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स होते थे, ट्रॉपिकल एरियाज होते थे, जहाँ पे थ्रू आउट द ईयर क्या रहता था, मौसम गर्म रहता था, वहां पे इनकी काश्त होती थी। तो कैरेबियन आइलैंड्स में पहले होता था, वहां पे क्वीन को लगाया जाता था ब्लैक स्लेव्स ऑफ अमेरिका, ठीक है ना, वो फ्रेंच के कंट्रोल में था। लेकिन वहां पे जो प्लांटर्स वहां पे जब कल्टिवेटर्स तंग आ गए तो उन्होंने क्या किया, दे रिवोल्टेड अगेंस्ट द प्लांटर्स, दे रिबेल्ड अगेंस्ट द प्लांटर्स, ठीक है ना। वहां पे फैक्ट्रियां जलाई, ठीक है, और बहुत सारे प्लांटर को किल किया, मारा, ठीक है। और जिसकी वजह से जो फ्रांस वाले थे, फ्रेंच वाले थे, उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने एक कानून पास किया, अबॉलिश्ड स्लेवरी इन 1792 में। उन्होंने क्या किया, अबॉलिश किया, हर तरह की स्लेवरी, गुलामी को खत्म किया। जो प्लांटर्स थे इनको बहुत ही नफा मिल रहा था अभी तक, ठीक है। तो उन्होंने क्या सोचा, हमें अब कहीं और जाना होगा। तो कहाँ वो पहुंच गए, वो इंडिया पहुंच गए। इंडिया में उन्होंने दो तरीके अडॉप्ट किए, ठीक है ना। किस चीज के लिए अडॉप्ट किए, इंडिगो ग्रोथ कराने के लिए, ठीक है ना। एक था निजी सिस्टम, दूसरा था रोयल्टी सिस्टम, ठीक है ना। निजी सिस्टम क्या था, निजी सिस्टम में उनको यहाँ तो लैंड खरीदना पड़ता था या रेंट पे लेना पड़ता था, ठीक है ना। तो किराए पे लेने के बाद या लैंड खरीदने के बाद वो जब वहां पे किन को लगाते थे, मजदूरी के लिए, जिनको वहां पे इसके कल्टीवेशन के लिए लगाए थे, वो भी उनको खुद ही अरेंज करने पड़ते थे। और इसके अलावा वहां पे जो इक्विपमेंट्स लगते थे, जो हथियार वहां पे लगते थे, तो वो भी वो खुद ही अरेंज करते थे। ये था कौन सा सिस्टम, ये था निजी सिस्टम, ठीक है ना। जो दूसरा सिस्टम था रॉयल्टी सिस्टम, वहां पे ना वो लैंड खरीदते थे, ना वो रेंट पे लेते थे। वहां पे वो क्या करते थे, वहां पे वो कॉन्ट्रैक्ट करते थे, ना मुआहिदा करते थे, किन से, या कल्टीवेटर से, या जो जमीन के क्या होते थे, जहाँ विलेज का हेडमैन होता था, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट होता था। एक मुआहिदा होता था, एक डॉक्यूमेंट होता था जो रिटन होता था, जो इसको दोनों तस्लीम करते थे। बेचारे जो कल्टीवेटर थे वो उसको तस्लीम नहीं करते थे, बट दे वर फोर्स्ड, ठीक है ना। उनको फोर्स किया जाता है टू एग्री, ठीक है ना। तो वहां पे क्या होता था, उस सिस्टम में क्या होता था, जो 25% ऑफ फर्टाइल लैंड कल्टीवेटर्स की होती थी, उस पे उनको क्या करना पड़ता था, इंडिगो की कल्टीवेशन करनी पड़ती थी। लेकिन अगर किसी कल्टीवेटर के पास पैसा नहीं होता था इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए या मजदूर लगाने के लिए, तो उनको क्या किया जाता था, दे वर गिवन लोन्स, ठीक है ना। उनको लोन दिए जाते थे। कौन देते थे ये लोन, ये प्लांटर्स, ठीक है ना। लेकिन इन कल्टीवेटर्स को ये लोन वापस करना पड़ता था, पे भी करना पड़ता था, ठीक है ना। तो ये था क्या सिस्टम, रोयल्टी सिस्टम। मैंने प्रॉब्लम से पढ़ाई आपको, प्रॉब्लम्स क्या थी इन दोनों सिस्टमों में। पहली जो प्रॉब्लम थी, व्हाट वाज दैट, इट वाज नॉट बेनिफिशियल फॉर द कल्टीवेटर्स के लिए किसी भी तरीके से ये फायदामंद नहीं था, ठीक है ना। क्योंकि जो भी यहाँ पे फायदा पहुंचता वो किन को पहुंचता था, दैट वाज फॉर द प्लांटर्स, ठीक है ना, वो प्लांटर्स को पहुंचता था। दूसरा पॉइंट क्या था, दूसरा पॉइंट ये था कि इससे जो फर्टिलिटी ऑफ द लैंड थी, लैंड की जो फर्टिलिटी रेट होती थी वो कम होती थी, इतनी कम कि ना उसके बाद अगर किसी ने एक बार क्या अपने लैंड में इंडिगो कल्टीवेट कराया, ठीक है ना, तो उसके बाद ना वो उसमें राइस की कल्टीवेशन कर पाता, ना वो व्हीट की कल्टीवेशन कर पाते। इतनी वो जो फर्टिलिटी रेट होती थी लैंड की वो खत्म हो जाती थी। क्यों, मैंने वो भी कहा क्योंकि जो इंडिगो प्लांट था उसकी जो रूट्स थे वो बहुत ही डीप जाते थे, गहरे जाते थे, कहाँ पे, इन द लैंड, जिससे उसकी फर्टिलिटी रेट खत्म हो जाती थी। हो गई दूसरी बात। तीसरी बात, मैंने कहा ये जो प्लांटर्स थे, दे वर गिविंग लोन टू दोज कल्टीवेटर्स हु आर नॉट हैविंग मनी टू कल्टीवेट द लैंड। जिनके पास नहीं होता था पैसा जमीन की काश्त करने के लिए, उनको पैसा देते थे, लेकिन मुफ्त में नहीं देते थे। उनको उसके बदले में क्या देना पड़ता था, उसको इनके बदले में इनको इंटरेस्ट वापस, विद इंटरेस्ट उनको ये पैसा वापस देना पड़ता था। लेकिन ये बेचारे कभी भी पे बैक नहीं कर पाते थे, ये लोन वापस नहीं भर पाते थे, जिसकी वजह से वो किस जाल में फंस गए, एक ऐसे लोन सिस्टम में जो कभी खत्म ही नहीं हो जाता था। तो ये था आज का टॉपिक। उसके बाद उन्होंने क्या किया, तो जब तंग आ गई कल्टीवेटर्स, उन्होंने बगावत की। उस बगावत का उन्होंने बगावत कब की, आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 रिवोल्ट उससे पहले ही हो गई थी, वो आपको अलग से एक चैप्टर पढ़ना है, ठीक है ना। उसके बाद उन्होंने ये ब्लू रिबेलियन किया, ठीक है ना। ब्लू रिबेलियन को क्यों कहा जाता था, क्योंकि इट वाज अगेंस्ट द ब्लू पाउडर व्हिच वी आर गेटिंग फ्रॉम द इंडिगो प्लांट, ठीक है ना। तो ये हम अगले लेसन में डेफिनेटली पढ़ेंगे, ठीक है ना। होप दैट कि आपको समझ आया होगा, ठीक है ना। अगर कहीं पे समझ ना आया हो तो नीचे जाइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, कमेंट अपना लिखिए, अपना क्वेश्चन लिखिए। डेफिनेटली मैं कल जब मैं लेक्चर लेके आऊंगा तो वो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं डेफिनेटली पहले आपको इस का जवाब दूंगा, तब मैं आगे प्रोसीड करूंगा। इस वक्त दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज़, फी अमान अल्लाह।